तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत उसको डिस्कस कर रहे थे, है ना। जिसमें हम लोगों ने इसके जितने भी बुक्स में टॉपिक्स हैं सबको अच्छे से डिस्कस कर लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। उसके अलावा गाइज पार्ट 4 में मैंने आपको इसका एक न्यू टॉपिक है अरब स्प्रिंग, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अरब में विद्रोह हुआ था। मतलब अरब क्या है, अरब एक देश है, अरब के देश हैं, वहाँ पे क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। किसको लेके, लोकतंत्र को लेके, जिसमें हम लोगों ने ट्यूनीशिया की कहानी पढ़ी थी, है ना। तो इसके अलावा गाइस एक और न्यू टॉपिक है जो इसमें ऐड किया गया है, जिसमें हमको खाड़ी का युद्ध बोलते हैं। ठीक है गाइस तो उसको भी हम लोग को पढ़ना है, तो वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद गाइस हमारा चैप्टर खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पे न्यू है गाइस उनको ये पता होना चाहिए कि मैंने चैप्टर नंबर 4 सत्ता के नए केंद्र, उसके भी मैं नोट्स डाल चुकी हूँ। तो आप लोग चाहो तो उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी उसमें भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो मैंने सिलेबस का वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग वो भी जाके देख लेना। तो देखो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, अरब स्प्रिंग के बारे में बताया था। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया था, अरब विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसमें कौन कौन कहाँ पे मतलब अरब के किन किन देशों में ये अरब विद्रोह हुआ था, है ना। उसके उद्देश्य क्या थे, उसके कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए, है ना, सब बताया था मैंने। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्य पूर्व का संकट। तो गाइज आज हम लोग मध्य पूर्व के बारे में जानेंगे, क्योंकि गाइज हमने पीछे भी क्या पढ़ा था, अरब देशों के बारे में पढ़ा था। कौन से देशों के बारे में, अरब देशों के बारे में। आज की क्लास में गाइज हम लोग मध्य पूर्व के देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से देशों के बारे में, जो देश मध्य पूर्व में आते हैं। तो गाइज वहाँ पे संकट आया था। क्या संकट आया था वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको पता लगेगा कि मध्य पूर्व होता क्या है। तो जरा देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मध्य पूर्व होता क्या है। तो देखो गाइस, जो मध्य पूर्व है ना, उसकी जो उत्पत्ति, देखो मध्य पूर्व की जो उत्पत्ति है 1850 के दशक में ब्रिटिश भारत के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी, 1850 के ब्रिटिश भारत के कार्यकाल में हुई थी। और गाइस ये क्या है, एक अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र है मध्य पूर्व। अब देखो ये है क्या, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो गाइस इसमें पश्चिम एशिया के देश, संपूर्ण तुर्की के देश आते हैं, उसके अलावा मिस्र के देश आते हैं गाइस इसमें। ठीक है, और गाइस अधिकांश मध्य पूर्वी देश अरब दुनिया का हिस्सा है। मतलब जितने भी मध्य पूर्व के देश हैं सब किस में आते हैं, अरब दुनिया के हिस्से हैं। किसके, अरब दुनिया के। यानी कि मध्य पूर्व में ये आपके इसके भी देश आते हैं, अरब के देश भी आते हैं, यानी कि इस्लाम कंट्रीज भी आती हैं इसमें। तो गाइस अगर मैं इसकी जातीयता की बात करूँ तो गाइस इसमें बहुत बड़ा अगर बात करूँ तो यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर अप करता है, मध्य पूर्व का, अरब के देश कवर अप करते हैं। कौन से देश कवर अप करते हैं, अरब के देश। क्योंकि अरब के देश कहाँ पे आते हैं, मध्य में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, मध्य में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अरब के देश रहते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पे ईरानी लोग, तुर्की लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लोग भाषा बोलते हैं, तुर्की भाषी लोग भी यहाँ पे रहते हैं। अगर धार्मिक की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज है सारी। तो यहाँ पे क्या है, इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे यहूदी धर्म को फॉलो किया जाता है, ईसाई धर्म को फॉलो किया जाता है, इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता है। तो यही सारे मेन धर्म है गाइस जो यहाँ पे फॉलो करे जाते हैं। तो गाइस इसमें सारी मुस्लिम कंट्रीज मेन आती है। अगर भाई गाइस भाषा की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे अरबी, फारसी, तुर्की, कुद्रे और हिब्रू भाषा क्या करी जाती है, बोली जाती है। उसके अलावा गाइस अगर मैं इसकी अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो मध्य पूर्व के कुछ देश तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जैसे कि गाजा और यमन। ये देश बहुत गरीब है, जबकि कुछ अमीर देश भी हैं क्योंकि उनके पास तेल है काफ़ी मात्रा में, जैसे कि यूएई, है ना, सऊदी अरेबिया, अमीरात, ये काफ़ी अमीर है क्योंकि इसके पास तेल काफ़ी है। इसके अलावा कतर के पास सोना काफ़ी है, तो ये सोने के लिए फेमस है ना, पेट्रोलियम के लिए, है ना, पेट्रोलियम के लिए सऊदी अरब काफ़ी फेमस है। उसके अलावा कपड़े के लिए मिस्र की जाति, कृषि, मवेशी, चमड़ा उत्पाद, रक्षा उपकरण इजराइल की काफ़ी फेमस है। उसके अलावा बैंकिंग और पर्यटन के लिए यूएई, बहरीन घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है। तो यहाँ से इन लोग के पास क्या आता है, पैसा आता है। अब उसके बाद देखो गाइस हम लोग मध्य पूर्व के एक देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा देश, अफगानिस्तान के बारे में। किसके बारे में गाइस, अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब देखो गाइस अफगानिस्तान में हुआ क्या था। तो गाइस अफगानिस्तान संकट के बारे में जानने से पहले आपको अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान है ना गाइस, भूमि से भरा हुआ देश है। मतलब इसके चारों तरफ क्या है, भूमि है। क्या है, भूमि है। तो इसके मुख्य भूभाग में क्या है गाइस, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं
और इसके दक्षिण इलाके में क्या है, रेगिस्तान है। मतलब अफगानिस्तान के मुख्य भाग में हिंदू कुश पर्वत है, जबकि इसके दक्षिण में क्या है, रेगिस्तान के मैदान है। और गाइज यहाँ पे ना ये जो भूमि है, यहाँ पे जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, मतलब यहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए गाइज यहाँ के 42% लोग क्या है, पश्तून है, 27% लोग ताजिक हैं और कुछ लोग क्या है, उज्बेक है। ठीक है, इसको मैं ग्राफ में भी आपको शो करती हूँ। तो गाइज ये इसका पॉपुलेशन है कि कितने % लोग कितने हैं। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, बस दिखाने के लिए है। तो गाइज अगर मैं अफगानिस्तान के संस्थापक की बात करूँ तो कौन थे, अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने अफगानिस्तान की मतलब स्थापना करी थी। उसके अलावा गाइज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है जिसको किस नाम से जानते हैं, डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा के नाम से, डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। गाइज ये 1 मार्क क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। अब देखो गाइज, अब मेन हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि अफगानिस्तान संकट क्या गाइज हुआ, क्या था अफगानिस्तान में। तो गाइज सन 1978 में अफगानिस्तान में दाऊद खान रूल कर रहा था। कौन, तो गाइज दाऊद खान की सरकार को वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा गिरा दिया गया। मतलब जब दाऊद खान पर रूल कर रहा था तो वहाँ पे एक और पार्टी थी इसके अलावा, कौन, कम्युनिस्ट पार्टी। तो गाइज इसका नाम क्या था, PDPA। क्या नाम था, PDPA। PDPA की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में आती है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है गाइज, तो इन्होंने क्या करा, दाऊद खान को गद्दी से हटाकर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। क्या कर दी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी गई। तो गाइज जो PDPA है, तो गाइज PDPA पार्टी ने अफगानिस्तान में भूमि सुधार किए। मतलब इसने काम अच्छे करे। इसने क्या करा ना गाइज, एक भूमि फिक्स कर दी कि किसी बंदे के पास 4 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए मिनिमम। अगर गाइज किसी के पास उससे ज़्यादा ज़मीन है तो उसे क्या करनी पड़ती थी, अब अपनी ज़मीन सरकार को देनी पड़ती थी, यानी गरीबों को देनी पड़ती थी। तो उससे अगर उसके पास ज़्यादा भूमि है तो उससे उस भूमि को वापस ले लिया जाता था और जिसको ज़रूरत होती थी उसको दे दिया जाता था। क्या करा जाता था, दे दिया जाता था। उसके बाद गाइज भूमि सुधार के जो फैसले थे ना, जिसमें जिसके पास ज़्यादा भूमि उससे छीन लेना, तो ये बात ना लोगों को पसंद नहीं आई। तो लोग क्या करने लगे, इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी PDPA, उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको भूमि सुधार के जो ये कार्यक्रम थे ना पसंद नहीं आ रहे थे। इसी को गाइस अफगानिस्तान संकट के नाम से जाना गया। अब तो देखो गाइस क्या हुआ, तो गाइस जब ये विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब अफगानिस्तान की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना गाइस, उसने सोवियत संघ से मदद मांगी। क्या करी, सोवियत संघ से मदद मांगी। क्यों, क्योंकि गाइस जो अफगानिस्तान है ना, वहाँ पे जो मेनरी रूल है वो कौन करता, सोवियत संघ। मतलब सोवियत संघ में मेन इसका कब्जा था। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर रखा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी किसकी सुनती थी, सोवियत संघ की सुनती थी। तो गाइस जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पे उसने किससे मदद मांगी, सोवियत संघ से मदद मांगी। तो गाइस सोवियत संघ ने 24 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान में क्या करी, अपनी सेना को भेजा। क्या करा, सेना को भेजा। उसके अलावा क्या करा, जो तालिबान था वहाँ पे, तालिबान कौन है गाइस, एक आतंकवादी संगठन है। तो गाइस तालिबान ने जो मेन था, तालिबान ने अलकायदा एक संगठन है जिसके प्रमुख कौन थे, ओसामा बिन लादेन थे। उसको क्या कर दिया, समर्थन दिया। क्या कर दिया गया, समर्थन दिया। किसने, तालिबान ने। तो वहाँ गाइस वहाँ पे 2 आतंकवादी संगठन है। कौन कौन से, एक तो तालिबान और दूसरा अलकायदा। अब ये दोनों साथ में मिल गए। क्या, साथ में मिल गए। अब उसके बाद देखो गाइस 1998 में केन्या और तंजानिया में जो मध्य पूर्व के देश हैं वहाँ पे अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए। मतलब कि अमेरिका दूतावास पे हमले हुए तो अमेरिका को लगा ना कि हमले अलकायदा ने कराए। अलकायदा क्या है, एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। तो अलकायदा ने कराए। तो अलकायदा के खिलाफ अमेरिका ने क्या करा, एक ऑपरेशन इनफाइनाइट चला दिया। क्या, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। किसके लिए, अलकायदा एक संगठन था उसके खिलाफ केन्या तंजानिया में जो अमेरिकी दूतावास थे उस पर हमला करने के लिए, अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने एक क्या चलाया, मिशन चलाया। अब उसके बाद देखो जिसमें अफगानिस्तान पे क्या करे गए, मिसाइलों से हमले किए गए। क्या किए गए, मिसाइलों से हमले किए गए। उसके बाद क्या हुआ गाइस, अफगानिस्तान भी पीछे नहीं हटा। उसने क्या करा ना, अमेरिका के 2 प्लेन आ रहे थे, ठीक है। उसने क्या करा ना, उसके दोनों प्लेन को उड़ा दिया अमेरिका के। किसने, अलकायदा और तालिबान के क्या करे, उसके प्लेन्स को उड़ा दिया। किसके, अमेरिका के प्लेन्स को। कब उड़ाया, 9/11, ठीक है। तो इसके खिलाफ क्या की गई, तो अमेरिका को गुस्सा आया, उसने एक वो चला दिया ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो उसके परिणाम से उसने क्या करा, दिसंबर 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को क्या कर दिया, गिरा दिया। क्या कर दिया, गिरा दिया। और उसके बाद गाइस वहाँ पे इनडायरेक्टली
अमेरिका का रूल हो गया और सोवियत संघ का वहाँ से रूल क्या हो गया, ख़त्म कर दिया गया। अब तो गाइस ये तो पहला था अफगानिस्तान संकट, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, अफगानिस्तान की जनता पीडीपी के खिलाफ क्या कर रही थी, मोर्चा छेड़ दिया। देन इसमें सोवियत संघ कूद पड़ा, देन इसके बाद इसमें अमेरिका कूद पड़ा। अब उसके बाद देन कहीं नेक्स्ट है खाड़ी युद्ध। अब खाड़ी के देशों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले गाइस। तो गाइस जो प्रथम खाड़ी युद्ध था वो कब हुआ था, 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में। तो गाइस इसमें क्या हुआ था, जो इराक था ना, इराक कुवैत पे कब्जा करना चाहता था। क्या, जो इराक था किस पे कब्जा करना चाहता था, कुवैत पे कब्जा करना चाहता था। ठीक है, तो इसके लिए अमेरिका ने क्या करा कि 34 देशों की मिली जुली सेना ने कुवैत को आज़ाद करने के लिए, किससे, इराक से क्या कर दिया, इराक के ऊपर हमला कर दिया। तो इराक ने बोला, मतलब 100 लोग थे ना, अमेरिका के साथ 100 लोग लड़ रहे थे, तो इसने बोला एक अकेला 100 पे भारी। किसने बोला था, इराक ने। ठीक है, तो इराक पर हमला कर दिया किसने, अमेरिका ने। और इसी युद्ध को प्रथम खाड़ी के नाम से जाना गया। जब कुवैत को आज़ाद कराने के लिए इराक पर अमेरिका ने क्या करे थे, हमले करे थे। पर अमेरिका अकेले नहीं करा था, अमेरिका ने अपने जो 34 नेटो देश थे सबको उसमें ऐड करा था। अब उसके बाद देखो गाइस, जो प्रथम खाड़ी युद्ध का कारण था क्या, जब 1990 के अगस्त में इराक ने क्या करा, कुवैत पर हमला करके उस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। किस पे, कुवैत पर। तो इसके बाद इराक को समझाने का हर प्रयास किया गया कि वो लोग कुवैत से हट जाए। क्या, कुवैत से हट जाए, पर इराक नहीं माना। इराक ने बोला कुवैत हमारा है। तो इसके लिए जो यूएनओ था, क्या यूएनओ एक संगठन है गाइस, यूएनओ ने इराक को सबक सिखाने के लिए और कुवैत को मुक्त कराने के लिए एक सेना बनाई। 34 देशों की सेना मिला के इराक भेजी, क्या करा, इराक को हराने के लिए। तो शीत युद्ध के दौरान गाइस ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साधने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से ये एक नाटकीय फैसला था। इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। मतलब उन्होंने बोला कि पहले यूएनओ कभी कुछ बोलता नहीं था किसी के मामले में, बट पहली बार दूसरे देश के झगड़े में यूएनओ कूद पड़ा कि इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, तो कुवैत को आज़ाद कराने के लिए यूएनओ ने क्या करा, कूद पड़ा। पता है क्यों कूद पड़ा, रीज़न क्या थे, कुवैत का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था, है ना। तो उसको लगा ना कि इनडायरेक्टली कूद पड़ते हैं भाई हम लोग इसमें, तो इनडायरेक्टली कूद पड़ा वो, किसमें, युद्ध में कूद पड़ गया। ठीक है, तो 34 देश मिलके इराक के साथ क्या करने लगे, हमला करने लगे। तो 34 देश की मिली जुली सेना थी गाइस, इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे युद्ध में हरा दिया। किसको, इराक को। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। अब गाइस इस अभियान को, जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान था, और ये मेनली क्या था गाइस, अमेरिकी अभियान था, क्योंकि इसमें मेन कौन था 34 देशों में, अमेरिका मेन था। और अमेरिका का ही मेन, मतलब सेनापति भी मेन अमेरिका का ही था, क्योंकि इसमें 75% सेना किसकी थी, अमेरिका की। और अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्वार्चकोव यही इस अभियान को प्रमुख थे। ठीक है गाइस, इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन ने क्या बोला, ये 100 जगहों की एक जंग है, यानी कि 100 एक साइड और इराक एक साइड की जंग, ऐसे बोला था उन्होंने। अब देखो गाइस, प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम क्या हुए, कुवैत आज़ाद हो गया, है ना। इस युद्ध से ये तो समझ आ गया कि अमेरिका की जो सेना है ना बहुत पावरफुल है ना। और गाइस इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, और इसके चलते इसे कंप्यूटर युद्ध भी बोला गया। कंप्यूटर युद्ध क्यों बोला गया गाइस इसे, क्योंकि इस युद्ध को ना लाइव टेलीविजन पे दिखाया गया था। इसकी वजह से इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको लाइव टीवी पे दिखाया गया था। अब देखो उसके बाद अमेरिका को युद्ध से अधिक लाभ हुआ, क्योंकि क्या लाभ हुआ उनको युद्ध से, कि अगर मैं बात करूँ तो कुछ तो फ़ायदा हुआ ही था। तो क्या फ़ायदा हुआ कि अमेरिका को युद्ध से आर्थिक लाभ हुआ, क्योंकि कुवैत को उसने आज़ाद करा लिया। क्योंकि जितना खर्चा उसने इस युद्ध पर किया उससे ज़्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से मिली थी। क्यों मिली थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में ये देश क्या हो गए थे, हार गए थे। क्या, हार गए थे। अब देखो गाइस, ये तो था प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसमें क्या हो गया था, इराक हार गया था और अमेरिका जीत गया था। अब देन इसके बाद गाइस दोबारा द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ। अब ये कब हुआ, 19 मार्च 2003 को। अब इसमें अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। अब उसने क्या करा ना गाइस, इसने इराक को जीतने के लिए पहले में क्या करा था, उसने इराक को हराया था। दूसरे में ना अमेरिका इराक को जीतना चाहता था, क्योंकि इराक के पास ना कच्चा माल पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो उसने इराक को जीतने के लिए क्या करा, सैन्य हमला कर दिया। किसके ऊपर, इराक के ऊपर। अब इसके ऊपर क्या हुआ गाइस, अमेरिका अगुवाई वाले काउंसिल ऑफ व्हीलिंग
में 14 से ज़्यादा देश शामिल थे। तो गाइस अमेरिका की साइड कितने देश शामिल थे? काउंसिलेशन ऑफ विलिंग्स में 40 देश क्या थे? शामिल थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। बट गाइस जो यूएनओ था ना, यूएनओ ने अमेरिका को ये करने से मना कर दिया था कि आप इराक पर हमला मत करो, पर अमेरिका नहीं मांगा और उसने युद्ध कर दिया। तो दिखावे के लिए वो कहा गया था, क्योंकि तो ये देखो यूएनओ का जो मेन हेडक्वार्टर है वो तो अमेरिका में ही है और यूएनओ में ना अमेरिका की चलती है। ठीक है, कि सामूहिक जनसार के हथियार बनाने के रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। लेकिन गाइस इराक में इन हथियारों की मौजूदगी का कोई परवाह नहीं है। मतलब इराक ने बोला कि हम लोग हथियारों को बनाने से रोकने के लिए इराक को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। बट गाइस इराक के पास तो थे ही नहीं हथियार। बिना बात के उसने क्या कर दिया? उसके ऊपर युद्ध छेड़ दिया। क्या कर दिया? युद्ध छेड़ दिया। तो क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या हुआ गाइस? द्वितीय खाड़ी युद्ध का पहला उद्देश्य क्या था? इराक के तेल भंडार था उस पर कब्जा करना। ठीक है, इराक दूसरा उद्देश्य इराक अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। मतलब वहाँ पे अमेरिका चाहता था कि वो अपनी मनपसंद सरकार कायम रखे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? सद्दाम हुसैन का अंत हो गया वहाँ से और इस मतलब युद्ध में 50,000 से ज़्यादा लोग क्या हो गए? मारे गए। अब इस हमले में अमेरिका क्या हो गया था गाइस? हार गया था। क्या हो गया था? हार गया था। अब इराक में अमेरिका के खिलाफ क्या होने लगे? विद्रोह उमड़ने लगे। अमेरिका के 3,000 सैनिकों को वहाँ के लोगों ने मार दिया। ठीक है, ये हमला गाइस धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। क्या हो गया? असफल सिद्ध हुआ। बट युद्ध किया ना, यही बहुत बड़ी बात है। अब देखो ये थर्ड जो इसका न्यू टॉपिक है वो क्या है? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। तो गाइस जब सोवियत संघ टूटा था ना, तो उनसे 15 देशों का उद्भव हुआ था, है ना। 15 न्यू देश बने थे। तो गाइस उन 15 देशों को विकास करने के लिए एक संगठन बनाया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CIS। क्या बोलते हैं? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो देखो गाइस इसमें क्या किया गया था मेन कि संयुक्त राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के अंतर्गत आने वाले सोवियत संघ के जितने भी देश शामिल थे उनको एक मंच प्रोवाइड किया गया था ताकि वो लोग अपना विकास कर सके। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 दिसंबर 1991 को। इसके संस्थापक देश कौन थे? रूस, बेलारूस और यूक्रेन। किस लिए बनाया था इसको? अपने देशों को विकास करने के लिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है गाइस? बेलारूस में है। कहाँ पे है? बेलारूस में है। अब उसके बाद देखो गाइस स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रकुल का उद्देश्य क्या था? तो पूर्व सोवियत संघ में स्वतंत्र हुए देशों को सहायता पहुंचाना। तो गाइस जो सोवियत संघ से देश आज़ाद हुए थे ना, उनको स्वतंत्र हुए देशों को थोड़ा सा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। वहाँ की सुरक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए बनाया गया था, है ना। इसके अलावा उनकी आर्थिक एकता को बनाए रखने के लिए, उसके अलावा इनका जो आर्थिक पिछड़ापन है उनको दूर करने के लिए और गरीबी दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। क्या? CISS। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे गाइस मेरी वीडियो ख़त्म होती है। मैंने आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को बता दिया है। ठीक है, इस बुक में जितने टॉपिक्स हैं वो भी बता दिए और जो न्यू टॉपिक्स है वो भी मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे गाइस मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लेना। उसके अलावा आने वाली वीडियोस के अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि हाँ मैं आगे आने वाले कंटेंट को डाल लूँगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।